अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 00 हॉट ट्रिक पर। चूँकि आप जानते हैं कि यह चैनल ऐसा चैनल है जिस पे आपको जीके जीएस और क्लास 9 से 12 तक की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का यानी इंटर का आर्ट्स सब्जेक्ट का इतिहास का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो सेशन 2025 के लिए यानी 24 से 25 के लिए इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें 10 प्रश्नों के हम लोग उत्तर अपनी आसान भाषा में जानेंगे ताकि हमेशा याद रहे और हम लोग आसानी से एग्जाम में लिख सके। तो आपका पहला प्रश्न है, चौल इमारतें क्या हैं? आपका पहला प्रश्न है, चौल इमारतें क्या हैं? तो चौल इमारतें एक ऐसी इमारतें होती है जो विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। वैसे क्षेत्र जहाँ पे भूमि की कमी हो, कम भूमि में बहुमंजिला घर बनाना चौल इमारतें कहलाता है। अर्थात यूँ कहे तो बहुमंजिला इमारतें को चौल इमारतें कहा जाता है। इसमें एक कमरा, एक गलियारा अर्थात आंगन और एक बरामदा होता है। चौल इमारतें के अंतर्गत एक कमरा होता है, एक गलियारा होता है और एक बरामदा होता है। और ये विशेषकर महानगरों में बनाया, जैसे मुंबई, हैदराबाद ऐसे जगहों पर विशेषकर चौल इमारतें बनाया जाता है। तो जान गए, एकदम शॉर्ट आंसर है। सेकेंड है आपका, सिविल लाइंस का आविष्कार किस प्रकार हुआ था? सिविल लाइंस का आविष्कार किस प्रकार हुआ था? सिविल लाइंस कहने का आशय है कि पुराने समय में ब्रिटिश शासनकाल में रिटायर्ड अधिकारी के रहने का जो जगह था उसे सिविल लाइंस कहा जाता था। और ब्रिटिश शासनकाल में जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी होते थे उनके रहने के लिए सिविल लाइंस का आविष्कार किया गया, और जिससे उन्हें एक सरकार द्वारा एक जगह प्रदान किया गया जो सिविल लाइंस के नाम से जाना जाता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? तो चूँकि जानते हैं अकबर मुगल शासन काल का तीसरा शासक था और ये सबसे महान और सबसे ताकतवर शासक था। और अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा गया है क्योंकि अकबर शासक के साथ साथ एक समाज सेवी था, और जहाँ जहाँ वह शासन करता था साथ ही साथ समाज की सेवा करता था और समाज के लोगों को देखभाल करता था, उसकी सेवा करता था और सभी धर्मों को मिलाकर चलता था। इससे इसका क्षेत्राधिकार बढ़ता चला गया और इसे राष्ट्रीय शासक कहा जाने लगा। तो आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? ध्यान से देखिए, प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ सामने कि अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार का था। तो अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से किया गया। पहला प्रकार था पोलज भूमि। यह एक ऐसी भूमि थी जिस पर लगातार खेती किया जाता था, उसे पोलज भूमि कहा जाता था। और दूसरा था चांचर भूमि। यह एक ऐसा भूमि था जिस पर कुछ वर्षों तक खेती किया जाता था, कुछ वर्षों तक नहीं किया जाता था, मतलब रुक रुक कर जिस पर खेती किया जाता था उसे चांचर भूमि कहा जाता था। और थर्ड था प्रतिभूमि वैसी भूमि जिसे कुछ साल तक खेती करने के बाद कुछ सालों तक इसी तरह खाली छोड़ दिया जाता था, फिर उस पर खेती किया जाता था। इस प्रकार के भूमि को प्रतिभूमि कहा गया। और फोर्थ था 4 नंबर, चौथा आपका बंजर भूमि। चूँकि जानते हैं बंजर भूमि वैसी भूमि जिस पर कोई भी खेती नहीं की जाती है, वैसे भूमि को बंजर भूमि कहा जाता था। तो अकबर के समय में 4 प्रकार का भूमि का वर्गीकरण किया गया था। पहला पोलज भूमि, दूसरा चांचर भूमि, तीसरा था प्रतिभूमि और चौथा था बंजर भूमि। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, कार्बन 14 विधि क्या है?
क्वेश्चन किसी भी तरीका से हो सकता है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि के बारे में लिखें, लेकिन आंसर एक ही लिखना है, वह अपनी आसान भाषा में। कैसे? तो तिथि निर्धारण करने की, तिथि अर्थात तारीख। आप एक डायलॉग सुने होइएगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलौट, मिले तो केवल तारीख। तो वही तारीख, तारीख निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तारीख निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। गर्मी बहुत है। और कार्बन 14 विधि, इसके अनुसार जो है, जिस सजीव में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होता था, वह वस्तुएं, वह सजीव उतना ही प्राचीन होता था। तो इसके अनुसार जो था, प्राचीन वस्तुओं का पता लगाया जाता था कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। आइए आगे देखते हैं कि अकबर के सुलह एवं कुल की नीति क्या है। अकबर के सुलह एवं कुल की नीति क्या है? तो अकबर चूँकि जानते हैं, अभी अकबर के बारे में हम लोग देखें ऊपर में भी, तो अकबर की सुलह एवं कुल की नीति से आशय है कि अकबर जो है एक ऐसा नीति बनाया, सुलह का अर्थ होता है मिलाकर, कुल मतलब सभी को, नीति मतलब नियम, ऐसा नियम जिसमें सभी धर्मों के समान अधिकार हो और सभी को मिलाकर चलने का एक नियम था। अकबर द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया गया, आदर किया गया और सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया। इससे जो है, इसी को कहा गया सुलह कुल की नीति, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के धर्मों को समान रूप से अधिकार दिया गया। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के धार्मिक कारणों की विवेचना करें। 1857 ईस्वी, जानते 1857 की महान क्रांति हुई थी, जिसमें एक धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण मुख्य रूप से था ईसाई धर्मों का प्रचार प्रसार। जो ईसाई धर्म के लोग थे, वह अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे थे और दूसरे धर्मों की बुराई कर रहे थे, और यह सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिकता कहने का अर्थ हुआ अपने धर्म की बड़ाई करना, दूसरे धर्म की बुराई करना। तो इससे क्या हुआ, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के लोग जो है, इसके प्रति एक आंदोलन शुरू कर दिए, क्रांति शुरू कर दिए, जिससे धार्मिक आंदोलन के जो धार्मिक कारण थे उसकी बढ़ावा मिला। उसके बाद है मीराबाई का संक्षिप्त परिचय। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय। मीराबाई, चूँकि जानते हैं, आप गाना भी सुने होइएगा मीरा के बारे में कि एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। तो इस तरह मीरा का परिचय। मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में, कब हुआ है? 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में हुआ था। और मीराबाई का विवाह बाल्य अवस्था में ही कर दिया गया था। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ और विवाह के कुछ ही सालों के बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। और क्या हो गया, मीराबाई अपने जीवन में संन्यास ले ली और बचपन से ही मीराबाई जो है कृष्ण की भक्त थी और पति के मरने के बाद उसने अब कृष्ण को अपना पति मानकर सारा जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। तो मीराबाई जो क्या थी, उसका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। उसका विवाह जो है राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था और मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी और पति के मर जाने के बाद वह क्या की, वह सारा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दी। तो ये था मीराबाई का संक्षिप्त परिचय। उसके बाद है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का नाम लिखे। क्योंकि जानते हैं महात्मा बुद्ध ने लोगों को सच्चे रास्ता पर चलने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए
8 मार्ग बताए हैं जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। और इसमें क्या क्या आता है, तब अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाणी, तीसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीविका। और इस प्रकार 8 जो है मार्ग है, जिसमें कुछ शायद भूल रहे हैं। चलिए, इसमें 8 मार्ग दिए थे और 8 मार्ग का नाम आप याद कर लीजिएगा। इसमें 2 नंबर आपको पक्का आ जाएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी। आप गांधी के बारे में जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई थी। और इनका विवाह जो है बाल्यकाल में हो गया था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है पोरबंदर से ही प्राप्त किए और इन्होंने कई सारे आंदोलन किए, जिससे महात्मा गांधी एक देश के क्रांतिकारी व्यक्ति थे और देश की आज़ादी के लिए न जाने बहुत संघर्ष किए, तब जाके इनके प्रयासों से हमारे देश की आज़ादी मिली है। तो ये थे आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे कॉपी में ज़रूर लिख ले और जो आंसर आपको बताया गया है अपनी शब्दों में उसे आप ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लें। आप देखिए, ये है सेट 1। कल आपके अगले क्लास में सेट 2 रहेगा, फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। इस तरह आपका टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI हो जाएगा। और आप अगर 100 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जिसमें से एग्ज़ाम में आपको 15 क्वेश्चन बनाना होता है और 15 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपका 30 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसलिए इससे जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहे इसी तरीक़ा से। धन्यवाद।